तो आज हम केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में आपको मेनली पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है जितने भी आपके कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, जिसमें आपका नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी समथिंग ये सारी चीज़ें आएंगी। आपको इसमें पढ़ना है वेपर प्रेशर। ठीक है, आपको इसमें पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये सब आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लॉज हैं और ये जैसे जैसे चैप्टर आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें आगे डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बेसिकली बात करते हैं कि हमारा सॉल्यूशंस क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बोलें हम तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है ये? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, होमोजीनियस वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हो गया, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो भी सॉल्यूशन है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो हर जगह क्या होगी? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। जैसे मान लो अगर इस बीकर में है, ठीक है, इस बीकर में हमने कोई सॉल्यूशन रखा है, ठीक है, माना कि ये वाटर है, इस वाटर में हमने शुगर लिया और इसको हमने डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, तो डिज़ोल्व करने के बाद हम तब तक उसको डिज़ोल्व करेंगे जब तक शुगर के पूरे पार्टिकल्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो जाए। तो ये क्या हो गया? एक सॉल्यूशन हो गया। तो एक सॉल्यूशन में अगर हम इसकी प्रॉपर्टी, अगर हम बीकर के इस साइड इसकी प्रॉपर्टी चेक करें सॉल्यूशन की, तो वो सेम होगी जो कि यहाँ वाले सॉल्यूशन की होगी। यहाँ वाले सॉल्यूशन की, यहाँ वाले सॉल्यूशन की, हम चाहे कहीं बीकर के किसी भी पार्ट से सॉल्यूशन को उठा लें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हर जगह की क्या होगी? सेम होगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ रही है बात? मतलब इसकी प्रॉपर्टी भी यूनिफॉर्म होगी, इसका हर जगह कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। ये पूरा इक्वली मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसका डेफिनेशन जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, कि इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substance which lose their identical identity। बात समझ में आ रही है? and cannot be separated by simple method। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, माना ये कोई कंपोनेंट है, ए है और ये क्या है? बी है। इसको हमने मिलाया और जो सॉल्यूशन बना वो क्या है? ए बी है। तो जो ए की जो प्रॉपर्टी होगी और जो बी की प्रॉपर्टी होगी वो सॉल्यूशन बनने के बाद इनकी जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही है? मतलब इसका मतलब ये है कि ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ करके एक नए सॉल्यूशन में फॉर्म कर देंगे और ये जो सॉल्यूशन बनेगा होमोजीनियस मिक्सचर, ये जो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा इसको हम सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप ये चाहें कि आप फिल्टर पेपर से इसको सेपरेट कर लें तो ये आप इसको सेपरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार फिर देख लेते हैं। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और द मोर सब्सटेंस विच लूज देयर आइडेंटिकल आइडेंटिटी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हमको टू और द मोर सब्सटेंस की बात की। आपको 12th के सिलेबस में आपको सिर्फ टू सब्सटेंस का पढ़ना है। तो टू सब्सटेंस वाले सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? अभी ये बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब एक्चुअल बात करें अगर हम सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में होता क्या है? आपका एक होगा सॉल्वेंट और दूसरा क्या होगा? सॉल्यूट। ठीक है, कहते हैं अगर एक जनरल भाषा की बात करें तो जो सॉल्यूट होता है वो स्मॉलर अमाउंट में होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर अमाउंट में होता है। ठीक है, लार्जर अमाउंट में होता है। ठीक, तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको बोला गया होगा 20% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, सुना होगा बहुत जगह पे, आपने 11th भी पढ़ी है, 10th में भी केमिस्ट्री पढ़ी है, ये सारे टर्म्स आए होंगे। तो 20% इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें 20% अल्कोहल है, मतलब इथेनॉल है आपका,
और बाकी 80% क्या है, वाटर। अगर यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि 80% एथेनॉल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 80% अल्कोहल है और 20% क्या है आपका, वाटर, ऑब्वियसली। तब यहाँ पर देखो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर 20% अल्कोहल है, मतलब ये क्या हो गया, सॉल्यूट स्मॉलर अमाउंट में। यहाँ पे क्या हो गया, वाटर, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। जस्ट उल्टा यहाँ पर होगा, ये आपका सॉल्वेंट होगा और यहाँ पे ये क्या होगा, आपका सॉल्यूट। तो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, एक और मैं बताती हूँ कि सॉल्यूशन को और कैसे वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो हमने बोला लार्जर अमाउंट वाला सॉल्वेंट है और स्मॉलर अमाउंट वाला सॉल्यूट है, लेकिन एक हम और डेफिनेशन देंगे कि सॉल्वेंट एक्चुअल में है क्या। अगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में अगर दो सब्सटेंस मिलाए गए और दोनों सब्सटेंस में से अगर कोई भी एक सब्सटेंस दूसरे की फिजिकल स्टेट को ले लेता है, तो वो क्या हो जाता है। एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, जैसे मानो एग्जांपल के साथ बता रही हूँ। जैसे कि माना कि ये वाटर है, इसमें हमने वाटर ऐड किया, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसके अंदर शुगर के पार्टिकल ऐड किए, फिर दोनों को स्टीयर किया। तो देखो शुगर क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। जब हमने इसमें शुगर को डिसॉल्व किया तो शुगर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, सॉल्यूट, इसको हमने क्या बोला, सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूशन में जो जिसकी फिजिकल स्टेट ले लेता है वो क्या हो जाता है, जो जिसकी फिजिकल स्टेट लेता है वो सॉल्यूट होता है, और जिसकी फिजिकल स्टेट एक्चुअल में वो एक्वायर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। समझ में आ रही बात। देन अब हम फिर पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आपको दो चीज़ें पढ़नी है। पहला आपका होगा वॉल्यूम रिलेटेड, ठीक है। हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ ली, सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होते हैं, कौन कितने कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो हमें इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने पहले पढ़ा वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरा हमने पढ़ा मास रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है मैं आपको बता दे रही हूँ पहले ही। जो वॉल्यूम होगा, इट इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। समझ में आ रही है बात। वॉल्यूम टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट करता है ये आपको पता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और जो मास होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब देन उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो ये तो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली कि वॉल्यूम रिलेटेड जितने भी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं, और जितने भी मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म होंगे वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ भी देता है कि विच इज़ द वॉल्यूम, विच इज़ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड विच इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये सारे देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसको कि हम इससे डिनोट करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। दूसरा आपका है पहला, और दूसरा आपका है वेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसको कि हम दिखाएंगे वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका मोलैरिटी, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। उसके बाद आपका आएगा नॉर्मैलिटी। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है बच्चों, दिस इज बिलोंग्स टू माई प्रोफेशन। तो फिर इसके बाद टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज बाय मास, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, वेट अपॉन वेट परसेंटेज। उसके बाद आपका आता है मोल फ्रैक्शन। उसके बाद आपका आएगा मोलैलिटी। उसके बाद आपका आएगा परसेंट पर मिलियन।
क्या आएगा, परसेंट पर मिलियन। हम अभी इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इसको देख के घबराइए नहीं कि ये क्या है, ठीक है। आपको जो क्लास 12 में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है, जो आपके 12th की बोर्ड क्लियर करेगा, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और आपका आएगा मोलैरिटी और ये नॉर्मैलिटी। ये 4 चीज़ें आपको पढ़नी है। बाकी आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ओके, देन नेक्स्ट में वीडियो में आपको इन सब चीज़ के बारे में डिटेल बताना शुरू करूँगी।